Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. तो जैसा कि अभी अपनी क्लासेस करंटली रन हो रही है, आपके अपकमिंग एग्जाम्स एम्स सीआरई आरआरबी और आपके नेक्स्ट नोट सेट के लिए भी ये जो क्लासेस अपनी कंटिन्यू हो रही है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पर प्राइमरली फोकस जो अपना रहेगा वो रहेगा आपके एम्स सीआरई के एग्जाम को लेके। तो उसके अंदर हम कुछ यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम टेस्ट डिस्कशन करेंगे यहाँ पे वीडियो के अंदर एमसीक्यू सेशन में। ओके, तो जहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को रखेंगे, जैसे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में एमसीक्यूज दिए गए थे उसी के सिमिलर, बट थोड़ा उनसे अच्छे पैटर्न के अंदर एमसीक्यूज हम रखने वाले हैं, क्योंकि इजी एमसीक्यू तो हम यहाँ पे सोल्व करवाएंगे जो मैं आपको अदर लिखवा के सोल्व करवा दूंगा ड्यूरिंग क्वेश्चन। जो मैं एक्सप्लेन करवाता हूँ उसमें इजी एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे और एमसीक्यूज भी हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। बट थियरी क्लास में जब पढ़ाते हैं वैसे हम नहीं डिस्कस करेंगे, यहाँ पे केवल जो भी लिखवा रहा हूँ वो हर लाइन में आपके एमसीक्यू रहने वाला है। तो एज ए आप अपनी नोटबुक को लेके बैठिएगा ताकि आपको जो है एक प्रिसाइज नोट्स आपके पास में बन जाए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। एमसीक्यू है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एसोसिएटेड विद द रिएक्शन ऑफ स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। तो ऑप्शंस में से कौन सी ड्रग स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम से के अंदर यहाँ पे जो है ड्रग से रिलेटेड रिएक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है? वेल्पोरिक एसिड, क्विनिडीन, आइसोनियाजिड या फिर प्रोकाइनामाइड। तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम से कौन सी ड्रग यहाँ पे रिएक्शन में जो है एसोसिएटेड है? वेल्पोरिक एसिड, क्विनिडीन, आइसोनियाजिड या फिर प्रोकाइनामाइड। तो क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर? तो देखिए क्या होता है अपना स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। बहुत ही शॉर्ट के अंदर हम इसको समझेंगे, क्योंकि एमसीक्यू सेशन है, ज़्यादा एमसीक्यूज के ऊपर ही क्या रखेंगे, फोकस रखेंगे, बट जो भी पढ़ेंगे एमसीक्यू के पैटर्न में भी पढ़ेंगे जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो देखिए स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम से एमसीक्यू ये बन सकता है सबसे पहले तो कि ये है क्या। तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एक प्रकार से कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, पहला एमसीक्यू आपका यहीं से बनता है कि इट इज एन टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। तो इसका ये क्या है, एग्जाम्पल है। तो अब देखो यहाँ पे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की हम सिंपल तरीके से हम अगर डिस्कस करेंगे होता क्या है, तो सबसे पहले बात तो आपको यहाँ पे पता लगी कि जो है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर सेल मीडिएटेड हम इसको कहते हैं। तो इसके अंदर मेजर कौन सी सेल फंक्शन करती है, टी सेल। तो ये जो टी सेल जो होती है वो क्या करती है, टी सेल क्या करती है, साइटोटॉक्सिकली काम करती है। किसके लिए काम करती है, तो एपिथेलियल सेल ऑफ स्किन के लिए। इसके अलावा म्यूकोसा और एपिडर्मिस के लिए। तो आप समझ चुके होंगे यहाँ से कि जो स्टीवन जेनसन जो सिंड्रोम है वो मेजरली अटैक कहाँ पे करता है। ये मेजरली अटैक कहाँ पे करता है, बॉडी की सुपरफिशियल जो सरफेस रहती है उसके अलावा, ठीक है। इसका एक और टाइप होता है जिसे अपन बोलते हैं टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस, ठीक है, जिसके अंदर एपिडर्मिस का यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, नेक्रोसिस जैसी कंडीशंस यहाँ पे जो है पेशेंट की देखने को मिलती है। अब जो है ये जो स्टीवन जेनसन सिंड्रोम है इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है इसका, मेडिकेशंस या फिर ड्रग्स। मेडिकेशंस की वजह से ये क्या होती है, रिएक्शन होती है, रिएक्शन की वजह से स्टीवन जेनसन जैसे सिंड्रोम के जैसे सिम्टम्स वहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये जो मोस्ट कॉमन आपको किस में देखने को मिलता है, तो पीडियाट्रिक में। यहाँ तक सबका क्लियर है। अब कौन कौन सी मेडिकेशंस जो है इसके अंदर देखने को मिलती है, तो देखिए जैसे एंटीबायोटिक्स, इसके अलावा एंटी कन्वर्जेंट्स, ठीक है, एंटीबायोटिक हो गई, एंटी कन्वर्जेंट हो गई एंड एनएसएआईडी।
इनकी कॉमन रिएक्शंस की वजह से यहाँ पे जो है स्टीवन जेंसन सिंड्रोम जैसी कंडीशन हो सकती है। अब आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, कुछ ड्रग्स दी गई है, इसमें से एंटी कन्वल्जेंट कौन सी है? तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जो एंटी कन्वल्जेंट की जो कैटेगरी के अंदर यहाँ पे जो ड्रग हम पढ़ते हैं, सब कैटेगरीज इनकी अलग अलग हो सकती है, जैसे वेल्पोरिक एसिड हो गया, कार्बामाजेपाइन हो गया, लेमोट्राइजिन हो गई। तो ये सब यहाँ पे कॉमनेस्ट ग्रुप है जो क्या कोज कर सकती है, स्टीवन जेंसन जैसे सिंड्रोम कोज कर सकती है, और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस भी यहाँ पे कोज कर सकती है। अब अगर आपको पूछ ले एंटीबायोटिक्स में बता दो हमें, तो एंटीबायोटिक्स में क्या आंसर रहेगा? तो सल्फोनेमाइड। ये जो यहाँ पे मोस्ट कॉमन रहती है, या फिर जो सल्फा ड्रग्स होती है वो यहाँ पे कॉमनली देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपको एमसीक्यू यहीं से पूछ ले कि एक कोज तो मैंने आपको बता दिया क्या, इन्फेक्शन मेडिकेशन का। अब सेकंड कोज क्या होता है? इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन की वजह से अगर स्टीवन जेंसन सिंड्रोम हो रहा है तो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा होता है यहाँ पे? माइकोप्लाज्मा न्यूमोनाई। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या रहेगा? माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया। अगर आपको इन्फेक्शन का पूछे तो ये अपना जो है मोस्ट कॉमन इन्फेक्टिव एजेंट रहता है स्टीवन जेंसन सिंड्रोम के अंदर। तो इसके बाद में इसके साइन सिम्टम्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे जो स्किन के ऊपर जो है ब्लिस्टर्स वगैरह बनने लग जाएंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन को जब यहाँ पे अटैक करेगा तो पेनफुल यहाँ पे क्रस्ट वगैरह देखने को मिल सकती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे इरोजन वगैरह हो सकता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस अल्सरेशन हो सकते हैं स्किन के ऊपर। ओके, तो मतलब निकोल्स का साइन, निकोल्स का साइन। तो ये भी जो है यहाँ पे इसी की सिमिलर जो कंडीशन होती है वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, कौन सी? टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। तो देखिए, अब इन सब रीजन की वजह से इस पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशंस कुछ हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे पर्सन के अंदर सेप्सिस हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन, ऑर्गन फेलियर, रीनल फेलियर जैसी कंडीशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो उन सब के लिए हमें क्या करना होगा? फ्लूइड सपोर्ट पे रखना होगा पेशेंट को। एक फिक्स रूम टेम्परेचर चाहिए हमें स्टीवन जॉनसन वाले सिंड्रोम वाले पेशेंट को, या फिर टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस वाले पर्सन को। ये जो एमसीक्यू है पूछा गया है कि रूम कितने रूम टेम्परेचर के अंदर अंदर हम इसको स्टे करेंगे, तो रूम टेम्परेचर होना चाहिए 30 to 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये जो है आपका यहाँ पे रूम टेम्परेचर देखने को मिलता है इस इन पर्सन को रखने के लिए। चलिए, इसके अलावा जैसे स्किन स्किन अगर इन्फेक्टेड हो रही है तो उसको हमें प्रिवेंट करना है। मतलब नर्सिंग केयर के अंदर बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं, बट इतना डीप में नहीं जाएंगे, वैसे अब हम रूटीन क्लासेस के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, फिनेटोइन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। फिनेटोइन जो है किसके ट्रीटमेंट के अंदर यूज में ली जाती है? पेटिट मोल्स एपिलेप्सी, ग्रैंड मोल एपिलेप्सी, मायोक्लोनिक सीजर, या फिर ऑल ऑफ देम। क्या आंसर रहेगा? आप फिनेटोइन से रिलेटेड आपको एमसीक्यू पूछा गया है। और फिनेटोइन से यहाँ पे जो है अपने आप में एग्जाम के अंदर कॉमन एमसीक्यूज आपको देखने को मिलते हैं, चाहे इसके टॉक्सिसिटी से आपको एमसीक्यू पूछ ले, या फिर इसके जो थेरापेटिक लेवल्स है वहाँ पे बॉडी में किस प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के एमसीक्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ये हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए फिनोटोइन जो है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर या फिर किसके ट्रीटमेंट के लिए काम में ली जाती है? तो राइट आंसर अपना जो यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड मैल सीजर। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ग्रैंड मैल एपिलेप्सी भी कहते हैं। इसके अलावा पार्शियल सीजर के अंदर भी इसको काम में ले सकते हैं, बट वो यहाँ पे है नहीं। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? ग्रैंड मैल एपिलेप्सी। ऑल ऑफ देम यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड मैल एपिलेप्सी। बाकी ये जो है मायोक्लोनिक सीजर के लिए, पेटिटमेल सीजर के लिए जो है, एपिलेप्सी के लिए जो है इफेक्टिव नहीं है। पेटिटमेल सीजर को हम और किस नाम से समझ सकते हैं? तो अब्सेंस सीजर। तो अब देखिए ग्रैंड मैल सीजर के बारे में एक बार। तो ग्रैंड मैल सीजर क्या है?
तो ग्रैंड mal सीजर को हम यहाँ पे और किस नाम से जान सकते हैं? तो टॉनिक क्लोनिक सीजर के नाम से भी इसको जो है समझा जाता है। अब देखिए, इसको जो है हम सिंप्लीफाई करेंगे तो टॉनिक का मतलब क्या होता है? टोन का इंक्रीज होना, मतलब रिजिड होना, और क्लोनिक का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंस। यहाँ पे समझ में आ गया आपको? तो ये जो ग्रैंड mal सीजर रहती है, इसके अंदर टॉनिक फेज भी आती है और क्लोनिक फेज भी आती है। तो टॉनिक फेज के अंदर क्या होता है? मसल स्टिफनेस आपको देखने को मिलता है, चेस्ट मसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस आपको देखने को मिलता है, टंग बाइटिंग हो सकती है इसके अंदर ड्यूरिंग टॉनिक फेज। टंग बाइटिंग हो सकती है, तो वहाँ पे हमें जो है ध्यान रखना है कि पेशेंट की जो है टंग बाइटिंग वगैरह ना हो, एयरवे हमें पता रखना है। ठीक है, इसके अंदर क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, साइड लाइन पोजिशन दे सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा जो है इस पेशेंट के साथ में हम उस टाइम पे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। लाइक उसको कॉन्ट्रैक्ट, उसको जो है आप यहाँ पे आप पकड़ के नहीं रखना है उसको एक बार के लिए। ठीक है, उसको जो है एकदम फ्लैट सरफेस के ऊपर यहाँ पे लेटाना, ताकि अगर वो स्टैंडिंग पोजिशन में अगर उसको टॉनिक होगी तो उसको इंजरी वगैरह हो सकती है। तो ये सब कॉमन नर्सिंग अपनी केयर के अंदर आपको सब चीज़ें पढ़ाई जाती है। कन्वर्जेंस के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो है मसल जो है, मसल में रैपिडली जो है क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा वापस मसल क्या होगी? रिलैक्स होगी। ठीक है, उसके में फिर से उसके अंदर क्या आएंगे? कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये होती है टॉनिक क्लोनिक सीजर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड mal सीजर। इसके अलावा एक और टाइप होता है स्टेटस एपिलेप्टिकस का। स्टेटस एपिलेप्टिकस के बारे में सिंपल आपको क्या समझना है, ये थोड़ा इससे अलग है। जस्ट यहाँ पे टॉपिक आता है, इसके बारे में पूछा जाता है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि ये क्या है? एक प्रकार से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होता है? सीजर जो है मोर देन 5 मिनट तक आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं? मल्टीपल एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, मोर देन 2+ एपिसोड्स कंटिन्यू विदाउट री गैनिंग कॉन्शियसनेस। इसके अंदर यहाँ पे पेशेंट की जो है लाइफ की कंडीशन है वो काफ़ी क्रिटिकल हो सकती है। इसलिए इन पेशेंट को जो है यहाँ पे ब्रेन डैमेज की रिस्क में रखते हैं कि हो सकता है उसको ब्रेन डैमेज हो गया हो, या फिर वहाँ पे आगे फर्दर उसकी जो है डेथ भी हो सकती है। ठीक है, स्टेटस एपिलेप्टिकस का एमसीक्यू भी आपसे जो है कॉमनली पूछा जाता है। तो ये था आपका ग्रैंड mal सीजर। अब हम क्या करते हैं कि छोटे से रूप में एक बार सीजर को क्वालिफिकेशन कर जो है इसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि किस आपको किस प्रकार की सीजर्स जो है देखने को मिलती है। डिस्कस उन पर नहीं करेंगे, एमसीक्यू जैसे आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे इन सब का। तो देखिए, सीजर 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वन जनरलाइज्ड, एंड सेकंड वन इज फोकल, जिसे हम क्या बोलते हैं? पार्शियल। जनरलाइज के अंदर कौन कौन से टाइप आपको देखने को मिलते हैं? तो देखो, अब्सेंस, जो हम पेटेड माल सीजर भी कहते हैं। इसके अलावा टॉनिक क्लोनिक, नेक्स्ट टॉनिक, नेक्स्ट एटोनिक, नेक्स्ट क्लोनिक, एंड मायोक्लोनिक। ये जो है जनरलाइज सीजर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से टॉनिक क्लोनिक को हम क्या कहते हैं? ग्रैंड mal सीजर कहते हैं। ग्रैंड mal सीजर के बारे में अभी हमने डिस्कस कर लिया। फोकल एंड पार्शियल सीजर के अंदर क्या क्या आता है? सिंपल सीजर, या फिर सिंपल फोकल, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स फोकल, एंड नेक्स्ट अलग से एक कंडीशन होती है जिसको हमने अभी डिस्कस किया है, स्टेटस एपिलेप्टिकस, जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। ठीक है, बस तो ये इतना आपका सीजर का जो है क्लासिफिकेशन है। यहाँ से बाहर क्लासिफिकेशन में से आपको कुछ नहीं पूछेंगे, और सारा सीजर जो है इसी के सराउंडिंग चलता रहता है, इनकी ड्रग्स वगैरह ये सब चीज़ें। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, थेरापेटिक सीरम लेवल ऑफ फिनेटोइन
इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीजर। सीजर के ट्रीटमेंट के अंदर फिनेटोइन का जो है नॉर्मल लेवल वो क्या होता है? थेरापेटिक सीरम लेवल ऑफ फिनेटोइन इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीजर। तो देखिए, फिनेटोइन का जो नॉर्मल लेवल कितना रहता है सीजर की ट्रीटमेंट के अंदर? तो राइट आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 10 to 20 माइक्रोग्राम पर ml जो है इसका थेरापेटिक लेवल रहता है। अच्छी इफेक्टिवनेस तरीके से वर्क करने के लिए कितना लेवल की रिक्वायरमेंट होती है? 10 to 20। तो अब ये जो है कौन से क्लास की ड्रग होती है? तो कौन से क्लास की ड्रग होती है? तो एंटी एरिथमिक है एक प्रकार से, एंटी कन्वल्जेंट के अंदर भी डिस्कस करते हैं, और क्योंकि ये कुछ कुछ जगह पे और भी तरीके से काम करती है, जैसे एंटी एरिथमिक में भी काम करती है, एंटी कन्वल्जेंट के अंदर भी काम करती है। तो मेन जो इसकी कैटेगरी रहती है वो कौन सी है? एंटी कन्वल्जेंट। सो अब एक किस तरीके से एंटी कन्वल्जेंट का काम करती है? तो इट ब्लॉक द वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल्स इन न्यूरॉन। ठीक है, तो ऐसे सोडियम चैनल्स जो जो होते हैं न्यूरॉन में, तो वो जो होते हैं वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, उनको ये क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से एंटी कन्वर्जेंट की तरह भी काम करती है। तो सिंपल हम समझ सकते हैं कि सोडियम चैनल ब्लॉकर होती है। ठीक है, फिनेटोन और कार्बामाजेपाइन का ये जो है सेम ही अपना एक्शन रहता है। नेक्स्ट देखिए, सो ये जो फिनेटोइन है ये एक तरीके से और फंक्शन करती है, उसे हम कौन क्या बोलते हैं? एंटी अरिथमिक। ये एंटी अरिथमिक भी यहाँ पे फंक्शन करती है। अब कैसे एंटी अरिथमिक का फंक्शन करती है? लाइक लिडोकाइन। लिडोकाइन का जैसा फंक्शन रहता है वही सेम फंक्शन आपका जो है अपना फिनेटोइन का भी आपको जो है देखने को मिलता है। क्या रहता है लिडोकाइन का फंक्शन? क्या रहता है? डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये जो है क्या करता है? एक तो जो एक्शन पोटेंशियल है उसको यहाँ पे क्या करता है? डिक्रीज करता है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसके जो है साइड इफेक्ट्स के बारे में, या फिर इसके जो टॉक्सिक लेवल के ऊपर क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए, टॉक्सिक लेवल जो नॉर्मल लेवल था 10 to 20, 20 के अबव जाएगा तो टॉक्सिसिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। टॉक्सिक लेवल तो मोर देन 20 माइक्रोग्राम पर एमएल की सिचुएशन में। और थेरापेटिक लेवल, और थेरापेटिक लेवल कितना होता है इसका? 10 to 20 माइक्रोग्राम पर एमएल। इन दोनों लेवल के ऊपर इसके अलग अलग जो है सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थेरापेटिक लेवल पे। जब किसी पेशेंट को फिनेटोइन चल रही होती है तो उसके अंदर कौन कौन से आपको जो सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं ऑन थेरापेटिक लेवल? तो देखिए, कंडीशन क्या है? जिंजिवल हाइपरप्लेजिया। नेक्स्ट, नोजिया वोमिटिंग इस पर्सन में कॉमन रहता है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम अभी हमने पढ़ा था। एंटी कन्वल्जेंट कैटेगरी के ड्रग्स में एंटीबायोटिक्स के अंदर यहाँ पे कॉमनली पीडियाट्रिक एज के अंदर कॉमन रिएक्शंस हो सकती है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है बोन मेरो सप्रेशन। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। पूछ ले आपको कि फिनेटोइन की वजह से किस टाइप का एनीमिया देखने को मिलता है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। और ये जो ड्रग है कौन सी है? टेराटोजेंस भी है। तो इसको जो है प्रेगनेंसी में यूज नहीं करना है, क्योंकि टेराटोजेनिक साइड सिम्टम्स है जो है बच्चे में लेके आ सकती है। अब अगर हम डिस्कस करते हैं टॉक्सिक लेवल पे, तो नेस्टिगमस। नेक्स्ट एटेक्सिया। नेक्स्ट जो है डिसफेजिया।
और जो है डेथ भी जो है टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकती है। तो मतलब ये जो है टॉक्सिक लेवल पर मोर देन 20 माइक्रोग्राम पर ml के ऊपर होगा तो टॉक्सिक लेवल आपको देखने को मिलेंगे, जो नेस्टिगमस यहाँ पे जो है टॉक्सिसिटी के अंदर देखने को मिलता है। और ऑन थेरापेटिक लेवल जो है ये फिनेटोइन बॉडी के अंदर इस प्रकार की रिएक्शंस, बोन मैरो सेपरेशन, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, नोजिया, वोमिटिंग, जिंजिवल हाइपरप्लेसिया, ये सब चीजें जो है करवा सकता है, जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, इसी के साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग की ओर से सीआरई 2025 को लेके जो है एग्जाम स्पेशल सीरीज को जो अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न जो है अपने ऑफिशियल ऐप के ऊपर इसको जो है लॉन्च कर दिया गया है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब न्यू पैटर्न क्या है? न्यू पैटर्न में आपको क्या देखने को मिलेंगे? आपको नर्सिंग के एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, आपको 75 एमसीक्यूज, और जीके एप्टीट्यूड कंप्यूटर के आपको जो एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 25। ओके, तो 75 किसके? नर्सिंग के, 25 किसके? जीके एप्टीट्यूड कंप्यूटर के। तो अब इसमें जो टोटल मार्क्स कितने होते हैं? टोटल मार्क्स का यहाँ पे 400 मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग कितनी है? तो 1/4 की इसकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब ये जो अपना यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अंदर जो पैटर्न है एमसीक्यूज का, वो पैटर्न कैसा है? पीवाईक्यू बेस्ड पैटर्न है, क्लिनिकल बेस्ड आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, स्किल बेस्ड एमसीक्यू रहेंगे, इमेज बेस्ड भी जैसे एमसीक्यू के अंदर पूछा गया था इमेज बेस्ड भी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा आप जब सबमिट करोगे, उसके बाद में आपको हर एक एमसीक्यू का कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा और आप सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसके जो सेक्शन है एमसीक्यू के, उसे हमने टोटल 5 सेक्शंस के अंदर हमने बनाया है। ए सेक्शन जो है 20 एमसीक्यूज का 18 मिनट के अंदर जो है कंप्लीट होगा, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न रखा गया है। ठीक है, जैसा आपका रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस होगा वैसा ही आपको हमें जो है अपने टेस्ट सीरीज के अंदर वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको वही चीज़ आपको मैटर करती है कि 18 मिनट के अंदर कैसे जो है 20 एमसीक्यूज आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, उस प्रकार से। इसके अलावा टोटल एमसीक्यूज यहाँ पे कितने हैं? 100 आपको यहाँ पे टोटल एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। टोटल ड्यूरेशन जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो कितना है? 90 मिनट्स। ठीक है, तो टोटल ड्यूरेशन कितने हैं? 90 मिनट्स। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो मंडे टू फ्राइडे अपनी जो टेस्ट सीरीज रहती है, मंडे टू फ्राइडे कैसी टेस्ट सीरीज रहेगी? सब्जेक्ट और टॉपिक टॉपिक वाइज की, मतलब कंप्लीट वोल सिलेबस आपका यहाँ पे हम कवर करवाएंगे टेस्ट सीरीज के पैटर्न में, साथ में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो मंडे टू फ्राइडे सब्जेक्ट एंड टॉपिक बेस्ड आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है, मॉर्निंग के अंदर। ठीक है, मॉर्निंग के अंदर मंडे टू फ्राइडे सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज। इवनिंग के अंदर हम क्या करेंगे? प्री सीआरई 100 एमसीक्यूज टेस्ट हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मॉर्निंग के अंदर तो सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, और इवनिंग जो एग्जाम रहेगा, इवनिंग टाइम के अंदर जो है प्री सीआरई 100 एमसीक्यूज आपका यहाँ पे टेस्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू सीआरई प्री। नेक्स्ट सैटरडे संडे जो है आपका प्री सीआरई टेस्ट आपका यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा मॉर्निंग और इवनिंग में। एक बार जब ये लाइव टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जब लाइव टेस्ट हो जाएंगे, लाइव टेस्ट के बाद में क्या है कि ये जो आपके जो टेस्ट है ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए आपको आपकी ऐप के अंदर आपको अवेलेबल मिलेंगे। ऐसे नहीं कि लाइव टेस्ट हो गया तो फिर आप इनको आगे फर्दर जो है एसेस नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर किसी प्रकार से लाइव टेस्ट मिस हो रहा है तो करना तो नहीं है हमें मिस, बट अगर फिर भी मिस हो रहा है तो आप इसे जो है मल्टीपल टाइम्स के लिए अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग अब आवर टेस्ट सीरीज। और ये जो आपका पैटर्न है टॉपिक मंडे टू फ्राइडे, वो आप सबको बताया गया कि किस प्रकार से जो है अकॉर्डिंग टू डेट कि ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपका 9 जनवरी से जो है इसको स्टार्ट कर दिया गया है आपकी ऑफिशियल, हमारी ऑफिशियल जो आरएनसीसी की ऐप है वहाँ पे। ठीक है, तो 9 जनवरी को यहाँ पे किसका टेस्ट हुआ था? नर्वस सिस्टम का। तो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। इसके बाद में एवरी सैटरडे संडे प्री सीआरई एग्जाम स्पेशल। इसके बाद में जो वीकली जो प्री सीआरई एग्जाम स्पेशल टेस्ट है 100 एमसीक्यूज का, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट यहाँ पे क्या है सिलेबस आपको यहाँ पे बताया गया है। अब इस टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग किसी प्रकार की भी आपकी कोई क्वेरीज वगैरह होती है तो आप यहाँ पे नीचे दिए गए हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हो। सपोर्टिव नंबर आपके लिए क्या है? 9588567774 हमारे सपोर्टिव नंबर। 24/7 कभी भी आप जो है फ्रीली हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको यहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। A term baby is apneic and has a heart rate 90 beats per minute. Bag and mask ventilation was given for 30 seconds.
Subsequently, the heart rate is still less than 100 beat per minute. What is the next step? एक टर्म बेबी है, कंडीशन क्या है, एपनिक हो रहा है, हार्ट रेट कितनी है 90 बीट्स पर मिनट है, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन भी कर दिया गया है, बट अभी तक जो है हार्ट रेट जो है वो लेस देन 100 बीट पर मिनट ही रह रही है। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट इस कंडीशन में क्या रहना चाहिए? गिव सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई, गिव चेस्ट कंप्रेशन या फिर चेक चेस्ट मूवमेंट। क्या आंसर रहेगा अपने इस कंडीशन में? और हमने क्या कर दिया पेशेंट बच्चे में, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन भी किया, वो भी 30 सेकेंड्स तक। तो अपना क्या आंसर रहना चाहिए यहाँ पे? नेक्स्ट स्टेप अपनी क्या होनी चाहिए? तो देखिए, ये जो आपका टॉपिक है एमसीक्यू का, वो है न्यूबॉर्न रिससिटेशन का। तो यहाँ से एमसीक्यू पूछा गया है, तो देखिए क्या हुआ था, एपनिक हो रहा है, लेस देन 100 उसका जो है अभी करंटली बीट्स पर मिनट है, और हमने क्या कर दिया है, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन भी कर दिया है 30 सेकेंड्स तक। तो देखो, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन एक प्रकार से हम इसको क्या समझ सकते हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन किया गया है। तो अब पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन एक बार हमने कर दिया है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या रहता है, जो हम न्यूबॉर्न रिससिटेशन प्रोग्राम के अंदर या फिर इनकी स्टेप्स के अंदर पढ़ते हैं, तो वो अपना आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, चेक चेस्ट मूवमेंट। ठीक है, तो बैग इन मास्क वेंटिलेशन भी कर दिया 30 सेकंड तक, बट फिर भी जो है हार्ट रेट में किसी प्रकार का सुधार नहीं है यहाँ पे। तो इसके मतलब क्या हुआ, हो सकता है कि जो यहाँ पे बैग इन मास्क वेंटिलेशन के लिए जो मास्क यूज में लिया गया वो ओवर साइज का हो, या फिर यहाँ पे जो है साइज उसकी कम रह गई हो। ठीक है, उसका प्रॉपर यहाँ पे फिट नहीं हो पा रहा, बच्चे के अप्रोप्रिएट साइज नहीं है, प्रॉपर सील नहीं हुआ वो अराउंड जो अपने नोज एंड माउथ के अराउंड यहाँ पे प्रॉपर सील नहीं हुआ। तो इस सब रीजंस की वजह से यहाँ पे हार्ट रेट बिलो रह सकती है। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपको पूछा है, बेस्ट स्टेप यही रहेगा, चेक चेस्ट मूवमेंट। तो चेस्ट मूवमेंट को हम देखेंगे, अगर वहाँ पे इनफ यहाँ पे जो है मूवमेंट नहीं देखने को मिले हैं, मतलब क्या है, इम्पेयर वेंटिलेशन है। ठीक है, इम्पेयर वेंटिलेशन है वहाँ पे। तो इम्पेयर वेंटिलेशन से हम क्या समझ सकते हैं कि उसको फिर आगे फिर क्या करो, एडिक्वेट वेंटिलेशन में हमें उसको कंसिडर करना है, ईटी इंट्यूबेशन वगैरह वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये सब स्टेप्स हमें फॉलो करनी होती है। तो देखो, न्यूबॉर्न रिससिटेशन के बारे में एक बार छोटा सा रूप में हम समझ लेते हैं। अगर बच्चा कैसा हो, टर्म हो, ठीक है, इसके अलावा बच्चा जो है ब्रीथिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर क्राई कर रहा है नहीं कर रहा है, गुड मसल टोन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं जब बच्चा बर्थ होता है तब। अगर ये सब चीज़ें यस नॉर्मली प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना है, जस्ट रूटीन केयर फॉलो करनी होती है। उसको जो है वार्मनेस प्रोवाइड करो, उसका जो एयरवे है उसको एश्योर करो। ठीक है, सेक्शनिंग वगैरह, उसको ड्राई करो यहाँ पे, ये सब चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। उसके वाइटल्स वगैरह नोट करो, मतलब रूटीन केयर यहाँ पे फॉलो करो। अब अगर बच्चा टर्म नहीं है, ब्रीथिंग का ही प्रॉपर नहीं कर रहा है, गुड मसल टोन नहीं है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको जो है एयरवे को ओपन करेंगे, बच्चे को स्टिमुलेट करेंगे, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। बट फिर भी जो है, अभी भी जो है हार्ट रेट जो है क्या है, बिलो 100 है। बच्चा क्या कर रहा है, गैस्पिंग कर रहा है और एपनिया में है। तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, और SpO2 मॉनिटरिंग जो है इस बच्चे में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब अगर फिर भी इतना कुछ हमने किया, इतना कुछ यहाँ यहीं पे आपको पूछा गया है, हार्ट रेट जो है कम है, एपनिक हो रहा है। ठीक है, और यहीं से एमसीक्यू आपको पूछा गया है इस जगह से कि अभी भी जो है कंडीशंस प्रेजेंट है, बिल्कुल। तो अभी भी जो है कंडीशंस प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में यस का मतलब क्या है कि हार्ट रेट कितनी है, बिलो 100 आपको जो है बीट पर मिनट हार्ट रेट मिल रही है, गैस्पिंग में है अगर बच्चा अभी भी। सो मतलब हमें क्या करना है, चेक चेस्ट मूवमेंट आपको असेस करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हम क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे रहे हैं, तो उसमें जो है चेस्ट का मूवमेंट होना चाहिए। ओके,
तो अभी भी जो है आपकी हार्ट रेट, बच्चे की हार्ट रेट जो है लेस देन 100 है, तो इस कंडीशन में क्या करना है फिर, एडिक्वेट वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है उसको। और आप क्या कर सकते हो, इंट्यूबेशन। ठीक है, इंट्यूबेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। अब अगर इस कंडीशन में किसी प्रकार का सुधार वगैरह आ गया है तो आगे ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं आया, हार्ट रेट जो है और यहाँ पे डिक्रीज चली जा चुकी है, 60 बीट पर मिनट हो चुकी है अगर, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है फिर, चेस्ट कंप्रेशन प्लस कंटिन्यूसली उसको जो है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन उसको देना है। अब अगर ये सब चीज़ें करने के बाद में फिर भी जो है हार्ट रेट जो है लेस देन 60 बीट पर मिनट आ रही है, तो अब हमें क्या करना है, मेडिकेशंस का काम में लेना है। और हम क्या देंगे इसको, आईवी एपिनेफ्रिन, ये हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें एक सिनेरियो बना के भी एग्जाम के अंदर आपको एमसीक्यू दे सकते हैं, क्योंकि एम्स है, इस प्रकार के एमसीक्यू देता रहता है, एक लेवल रहता है एम्स के एमसीक्यूज का। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू, यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। At 32 week, a 1400 ग्राम neonate is born to a primi gravida। 32 वीक पे जो है 1400 ग्राम नियोनेट जो है वो बॉर्न हुआ है। मदर कैसी है, प्रीमी ग्रेविडा है। द बेबी डिड नॉट रिक्वायर रिससिटेशन, बेबी जो है किसी प्रकार का न्यूबॉर्न रिससिटेशन रिक्वायर नहीं कर रहा है। एंड शोड स्टेबल वाइटल्स, उसके जो वाइटल्स भी कैसे हैं, वो भी स्टेबल है। द बेबी वॉज ट्रांसफर्ड टू द एनआईसीयू। हाउ विल यू मैनेज द फीडिंग ऑफ द पेशेंट या फिर बेबी। अभी जो है इस कंडीशन में आप इस बच्चे की फीडिंग को आप कैसे मैनेज करोगे, ये आपसे पूछा गया है। स्टार्ट पेरेंटल फीडिंग एंड इंस्टीट्यूट ओरल फीडिंग ऑन सेकेंड डे ऑफ लाइफ। क्या करना है, पेरेंटल फीडिंग को स्टार्ट करना है और ओरल फीडिंग को जो है सेकेंड डेज ऑफ लाइफ पे स्टार्ट करना है। स्टार्ट आईवी फीडिंग विथ मिनिमल एंटेरल फीडिंग, उसमें जो है स्टार्ट करना है क्या, आईवी फीडिंग को, और मिनिमल उसको जो है एंटेरल फीडिंग भी प्रोवाइड करनी है। स्टार्ट टोटल एंटेरल फीडिंग एंड आईवी फीडिंग डू नॉट रिक्वायर, उसके अंदर जो है टोटल जो है आपको एंटेरल फीडिंग की रिक्वायरमेंट है, आईवी फीडिंग की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टार्ट आईवी फीडिंग एंड इंट्रोड्यूस फीडिंग ऑन द सेकेंड डे ऑफ लाइफ, क्या उसमें क्या करो, आईवी फीडिंग को स्टार्ट कर दो, सेकेंड डे ऑफ लाइफ पे उसमें फीडिंग स्टार्ट कर दो। तो क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पे, इस ऐसे कंडीशन में बच्चे को हम यहाँ पे मैनेज कैसे करेंगे। 1400 ग्राम्स नियोनेट है, प्रीमी ग्रेविडा मदर से है, किसी प्रकार का रिससिटेशन और स्टेबल वाइटल्स के साथ में एनआईसीयू में एडमिट है। तो अभी आपसे पूछा है फीडिंग कैसे हम प्रोवाइड करेंगे, क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अपना जो आंसर क्या करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, स्टार्ट आईवी फीडिंग एंड मिनिमल एंटेरल फीडिंग। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, हमें आईवी फीडिंग को स्टार्ट करना है, साथ में उसके मिनिमल एंटेरल फीडिंग भी उसको देनी है उस बच्चे को फर्स्ट डे ऑफ लाइफ से। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि इन्फेंट में देखो क्या होता है कि जो उसका जीआई ट्रैक्ट होता है, ठीक है, वो कैसा रहता है, इमेच्योर रहता है। और ये मैं टर्म बच्चे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो क्या है 32 वीक पे है, तो प्री टर्म है, इसके अंदर तो और भी ज़्यादा एक तरीके से इमेच्योर रहेगा। तो टर्म बच्चा तो रहता है, वो क्या करता है, मदर जो ब्रेस्ट मिल्क वगैरह है उसको एज ए फीड के रूप में जो है इंटेक करता है, तो वो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो अब यहाँ पे जो है पेशेंट एनआईसीयू के अंदर हमें क्या करना है, एक तो उसमें आईवी फीडिंग स्टार्ट करनी है, दूसरा उसमें मिनिमल एंटेरल फीडिंग को स्टार्ट करना है, ताकि हम क्या कर सकें, इमेच्योर जीआई ट्रैक्ट को क्या कर सकें, मैच्योर कर सकें, इसका हम डेवलपमेंट को स्टिमुलेट कर सकें प्रीटर्म इन्फेंट के अंदर। ठीक है, ताकि उसके अंदर प्रॉपर नरिशमेंट मिले। अब चूंकि ये बच्चा जो है 1400 ग्राम का है, मतलब ये जो है वेरी लो बर्थ वेट वाली कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, तो इसकी वजह से भी हमें उसको जो है आईवी फीडिंग भी देनी होगी। ठीक है, ताकि इसका जो है वेट है वो वापस से थोड़ा नॉर्मलाइज रहे, ताकि उसकी जो है किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस वेट से रिलेटेड उसमें ना देखने को मिले। तो ये क्या करेगा, देखिए, एक तो आपकी गट की मोटिलिटी को यहाँ पे इंक्रीज करेगा, ग्रोथ को बढ़ाएगा बच्चे की। ठीक है,
इसके अलावा जैसे-जैसे हम उसको जो है एंटेरल फीडिंग स्टार्ट करते रहेंगे, वैसे-वैसे उसकी आईवी फीडिंग को भी हम यहाँ पे डिक्रीज़ करते रहेंगे। बस ये भी एक इसका बेनिफिट रहता है, ताकि अगर यहाँ पे मैच्योर हो रहा है जीआई ट्रैक्ट, तो एंटेरल फीडिंग को हम ज़्यादा दे सकते हैं, आईवी फीडिंग कम दे सकते हैं, ठीक है? तो ये जो स्मॉल वॉल्यूम ऑफ फीडिंग है, ये यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। कब की जाती है? जब इन्फेंट के वाइटल्स कैसे हों? स्टेबल हों। ओके? तो ये काफ़ी अच्छा एमसीक्यू, काफ़ी प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आपका आंसर जो है आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। और इस टाइप की फीडिंग टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक फीडिंग। थोड़ा न्यू टर्म हो सकती है, पहले हमने इसको समझ लिया है और अभी मैंने इसको, इस टर्म का मीनिंग आपको बता दिया है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। स्टार्ट आईवी फीडिंग विथ मिनिमल एंट्रल फीडिंग। ओके, ट्रॉपिक फीडिंग यहाँ पे प्रोवाइड करवानी होती है। तो इस ऐसा करने से क्या होता है? ट्रॉपिक फीडिंग करवाने से क्या होता है? रिड्यूस द इट रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस की जो रिस्क है होने की, इंसिडेंस मतलब जो फर्स्ट टाइम अगर उसको हो रहा है, प्रिवेलेंस मतलब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे जो है न्यू केसेस प्लस ओल्ड केसेस के अंदर, वो सब कम्युनिटी का अपना टॉपिक है। मतलब उनकी जो इंसिडेंस है न्यू केसेस, उसके अंदर जो है डेवलप होने की रिस्क को क्या करता है? ये कम करता है। चलिए, बाकी जो इंसिडेंस प्रिविलेंस कम्युनिटी के अंदर देखेंगे, जब उसके एमसीक्यू से हम सॉल्व करेंगे, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू। बैग एंड मास्क वेंटिलेशन आर contraindicated in newborn resuscitation with clinical suspicion of। तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन जो है कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेट होता है? मेकोनियम इलियस, डायफ्राग्मेटिक हर्निया, न्यूमोथोरेक्स, या फिर इंट्राक्रैनियल हेमरेज। कौन सी कंडीशन में जो है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन या फिर बैग एंड मास्क वेंटिलेशन को कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है न्यूबॉर्न रिससिटेशन के केस में? तो देखिए क्या आंसर रहता है। तो देखो, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन यहाँ पे न्यूबॉर्न में कॉन्ट्राइंडिकेट रखते हैं दो कंडीशन में। फर्स्ट वन तो क्या है अपना आंसर? ऑप्शन नंबर बी, डायफ्राग्मेटिक हर्निया, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? कंजेनाइटल डायफ्राग्मेटिक हर्निया। और दूसरी जो कंडीशन है वो है मेकोनियम स्टेन लिकर। तो मेकोनियम स्टेन लिकर के साथ में अगर बच्चा बोर्न हुआ है, तो उस कंडीशन में भी उसमें जो है बैग एंड मास्क वेंटिलेशन को क्या करना है? कॉन्ट्राइंडिकेट रखना है। और कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया के अंदर भी कॉन्ट्राइंडिकेट रखना है, क्योंकि कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया के अंदर अगर हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन अगर प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या करता है? एक तो यहाँ पे जो है मीडिया एक्सटर्नल शिफ्ट करवा सकता है, कंप्रेस कर सकता है आपके किसी एक लंग्स को, बच्चे के लंग्स को, ठीक है? फिर जो पेशेंट के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे जो है प्रॉब्लम है, तभी हम उसको बैग एंड मास्क वेंटिलेशन दे रहे हैं। ये जो कंडीशन होने की वजह से उसको जो है प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि लंग कंप्रेस हो सकता है। ओके, किसी भी एक साइड का, इसको हम बोलते हैं इप्सिलेटरल लंग कंप्रेश, ठीक है? तो और ज़्यादा सिम्टम वर्स हो सकते हैं। मेकोनियम स्टेन लीकर के अंदर भी इसको काम में नहीं लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या है? मेकोनियम इलियस, तो इलियस यहाँ पे नहीं है। मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम के अंदर इसको काम में नहीं लेते हैं। मेकोनियम इलियस का हो तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। नेक्स्ट एमसीक्यू। A 4-year old girl is brought by her mother for her recent onset of fever and rashes। एक 4-year old गर्ल है, उसकी मदर जो है उनको जो है यहाँ पे हॉस्पिटल लेके आ रही है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? फीवर हो रहा है, रेशेज हो रहे हैं। ऑन एग्जामिनेशन द चाइल्ड इज एफेब्राइल, डज नॉट अपियर इल। साथ में वो जो है किसी प्रकार का जो है कि वो बीमार है ऐसा भी नहीं लग रहा है, बट देर आर फ्यू
पाल्पेबल सब ऑक्सीपिटल एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर लिम्फ नोड। वहाँ पे क्या है, जो लिम्फ नोड है कौन कौन से, सब ऑक्सीपिटल और पोस्टीरियर ऑरिकुलर लिम्फ नोड है, वो कैसे हैं, पाल्पेबल है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस पेशेंट कंडीशन। अब इस पेशेंट के अंदर मोस्ट लाइकली कॉज क्या हो सकता है कि किस वजह से जो है ऐसे सिम्टम्स वगैरह उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। वेरिसेला वायरस, मीजल्स वायरस, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई या फिर रूबेला वायरस। तो देखिए पेशेंट जो है यहाँ पे इतना सिक नहीं लग रहा है, बट उसमें क्या है, माइल्ड फीवर के सिम्टम्स है और रैशेज आपको देखने को मिल रहे हैं, प्लस वहाँ पे जो है पाल्पेबल लिम्फ नोड्स भी हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से यहाँ पे क्या है, लिम्फेडिनोपैथी हो रही है। दूसरा यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, लो ग्रेड फीवर है, रैशेज देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स किसके बारे में बता रहे हैं, रूबेला के बारे में। ठीक है, तो रूबेला के अंदर जो रैशेज वगैरह होते हैं वो सबसे पहले आपके जो है फेस पे, फिर बाद में जो है लोअर डाउन आपकी बॉडी में जो आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन को हम यहाँ पे वेरिसेलर मीजल्स के अंदर ऐसा नहीं देखने को मिलता है। प्लस लिम्फेडिनोपैथी जो है रूबेला के केस में आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, वेरिसेलर मीजल्स में बहुत ही कम अमाउंट के अंदर आपको जो है लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो रूबेला वायरस अपने यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये यहाँ पे पोस्ट नेटली अगर यहाँ पे फीमेल को अगर यहाँ पे रूबेला इन्फेक्शन वगैरह हो रखा है, उस कंडीशन के अंदर भी होता है। और रूबेला का जो वायरस है जनरली अपने स्टार्टिंग डेज के अंदर कैसा रहता है, एसिम्टोमेटिक, मतलब नॉट अपियर इलनेस, मतलब बच्चा भी जो यहाँ पे देखो किसी प्रकार का यहाँ पे सिम्टम्स अपियर नहीं कर रहा है, एफेब्राइल है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्या है, रूबेला वायरस से वो उसको क्या हुआ है, इन्फेक्टेड हुआ। ठीक है, क्लासिकल रूबेला के सिम्टम्स आपको यहाँ पे आ रहे हैं, कौन कौन से हैं, एक तो लो ग्रेड फीवर, नेक्स्ट लिम्फेडिनोपैथी, एंड रेसेस। These all are symptom of classic rubella symptoms. Next MCQ. A patient with diaphragmatic hernia present with dyspnea and cyanosis 1 hour after birth. तो 1 hour आफ्टर बर्थ पेशेंट को है क्या, डायफ्रागमेटिक हर्निया है, उसमें क्या डेवलप हो रहा है, डिस्निया एंड साइनोसिस डेवलप हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब यहाँ पे जो है कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। द प्रोग्नोसिस वुड बी वर्स इफ द बेबी प्रेजेंट लेटर एट 48 आवर्स, कि भाई अगर यहाँ पे 48 आवर्स के बाद में होता तो प्रोग्नोसिस जो है इतना अच्छा नहीं रहता है इस केस में। इन जनरल द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ डिफेक्ट इज ऑन द राइट साइड, कि इसके अंदर जो यहाँ पे जो डिफेक्ट होता है तो वो जो है राइट साइड के अंदर मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। फर्स्ट रिससिटेटिव मेजर इज टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड एसोसिएटेड विद वेंटिलेशन, कि उसको जो है यहाँ पे फर्स्ट रिससिटेटिव मेजर्स के अंदर हम उसको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑक्सीजन एंड एसोसिएटेड वेंटिलेशन उसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। बोथ अपेक्स बीट एंड ट्रेकिया आर लाइकली टू बी डेविएटेड टू द लेफ्ट। इन सब केस के अंदर जो है यहाँ पे ट्रेकिया जो है लेफ्ट साइड के अंदर जो है यहाँ पे डेविएटेड होता है। सिंपल सा एमसीक्यू है, डायफ्रेगमेटिक हर्निया के अंदर डिस्निया एंड साइनोसिस हो रहा है, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ट्रू रहेगा रिगार्डिंग डायफ्रेगमेटिक हर्निया। तो देखिए ये जो कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, कंजेनाइटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया, और साइन एंड सिम्टम्स आपको यहाँ पे बता ही दिए हैं कि डिस्निया साइनोसिस वगैरह से सिम्टम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो क्या रहेगा अपना इस आंसर यहाँ पे आंसर अपना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, द प्रोग्नोसिस वुड बी वर्स इफ द बेबी प्रेजेंट लेटर ऑन 48 आवर्स, कि अगर 48 आवर्स के बाद में अगर बच्चा प्रेजेंट हो रहा है तो उसके अंदर प्रोग्नोसिस वर्स होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट 48 आवर्स होते हैं, ठीक है, तो जो फर्स्ट 48 आवर्स होते हैं उसमें बच्चा कैसा रहता है, स्टेबल रहता है, ना कि वहाँ पे जो है कुछ सिम्टम्स आएंगे तो हम उस बच्चे को जो है पता लगा पाएंगे।
तो फर्स्ट 48 आवर्स के अंदर बच्चे के अंदर जो है वाइटल्स वगैरह जो है वो मेजरली स्टेबल रहते हैं। तो इस 48 आवर्स को हम क्या बोलते हैं, हनीमून पीरियड। तो ऑप्शन नंबर ए तो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन जनरल द मोस्ट कॉमन साइड ऑफ डिफेक्ट इज ऑन राइट साइड। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट है। जो मेजरली डिफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं कंजेनाइटल जो डायफ्रागमेटिक हर्निया का, तो जो मेजरली जो डिफेक्ट मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, लेफ्ट साइड में, ना कि राइट साइड में। तो मेजरली लेफ्ट साइड के अंदर कितना परसेंट डिफेक्ट देखने को मिलता है, तो 85% ऑफ डिफेक्ट जो है लेफ्ट साइड के अंदर देखने को मिलता है। और उसके बाद में बायलेटरल मिलता है 5%, ठीक है। तो 90% तो यही हो गए। तो राइट साइड के अंदर तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो है राइट साइड में नहीं मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, लेफ्ट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डेविटेड ऑफ टेकल टेकल शिफ्टियर, डेविटेड ऑफ ट्रेकल टेकिया टू द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड तो यहाँ पे डिफेक्ट है तो राइट साइड में होना चाहिए, तो शिफ्टेड टू राइट साइड। तो यहाँ पे अपना आंसर कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर रह गया। तो जब रेस्पिरेटरी सपोर्ट देते हैं इस कंडीशन में तो क्या प्रोवाइड करेंगे, सप्लाई ऑक्सीजन एसोसिएटेड वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मतलब इंट्यूबेशन तक उसको जो है पेशेंट को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए हमें यहाँ पे इन सब चीज़ों की नीड पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेडेशन करना, ठीक है, और जो है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशंस वगैरह, इन सब की नीड पड़ सकती है अगर सिम्टम्स जो है और ज़्यादा सीवियर होते हैं। तो इस केस में जो है प्रोलॉन्ग मास्क वेंटिलेशन उसको नहीं प्रोवाइड करवाना है यहाँ पे, क्योंकि वो क्या करता है, स्टमक को जो है एनलार्ज करेगा, स्टमक एनलार्ज करेगा। तो फिर बाद में जो और ज़्यादा ऑक्सीजनेशन की जो कंडीशन है, रेस्पिरेशन फिर प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टमक एनलार्ज है तो फिर प्रॉपर चेस्ट इन्फ्लेट कैसे होगा, ठीक है। तो लंबे टाइम तक वहाँ पे मास्क से वेंटिलेशन अवॉइड करना है इस केस में, ओके। चलिए, इंट्यूबेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, टर्म ब्रेस्ट फीड बेबी विद जॉन्डिस ऑन डे 4 ऑफ लाइफ। एक टर्म बच्चा है जो ब्रेस्ट फीड कर रहा है, उसमें क्या है, जॉन्डिस है, 4th डे ऑफ लाइफ। इन्वेस्टिगेशन शोड टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना है वहाँ पे, 14 mg/dl। वे कितना है बच्चे का, 2700 ग्राम। व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट। इस कंडीशन में जो है बच्चे का जो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या रहेगा, फोटोथेरेपी, नॉर्मल न्यूबॉर्न केयर, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, या फिर स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग। क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर, 4th डे ऑफ लाइफ पे उसको जो है जॉन्डिस आपको जो देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टिगेशन आप किया तो वहाँ पे कितना जॉन्डिस मिला, 14 mg/dl। बच्चे का वे कितना है, 2700। तो नेक्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या रहेगा यहाँ पे। तो देखिए, जो फोटोथेरेपी जो होती है वो कौन से केस के अंदर जो है यहाँ पे यूज में ली जाती है, तो हाइपर बिलिरुबिनीमिया जो नियोनेट के अंदर कंडीशन होती है, हाइपर बिलिरुबिनीमिया, उसमें जो है ये फोटोथेरेपी काम में आती है। अब यहाँ पे क्या है, 4th डे मतलब 96 आवर अभी यहाँ पे हो चुके हैं। टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना आ रहा है, 14 mg/dl, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, हमें फोटोथेरेपी की नीड नहीं होती है, ये गाइडलाइन है, ठीक है। तो राइट आंसर अपना जो यहाँ पे क्या रहेगा, नॉर्मल न्यूबॉर्न केयर, ठीक है। नॉर्मल न्यूबॉर्न केयर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखो, टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल अकॉर्डिंग टू एज, एज मतलब वो भी आर्ट्स के अंदर अगर हम एज देखें जिसमें फोटोथेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, एज, और टोटल सीरम बिलिरुबिन, टीएसबी, टोटल सीरम बिलिरुबिन टू स्टार्ट फोटोथेरेपी। तो क्या आंसर रहेगा, देखिए अगर एज जो है 24 आवर्स की हुई है, तो अगर यहाँ पे सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना आ रहा है, मोर देन 10 mg/dl हो, तो क्या करना है, स्टार्ट करनी है फोटोथेरेपी। अगर 48 आवर्स हो और टोटल सीरोबिन लेवल जो यहाँ पे है वो मोर देन 13 mg/dl हो, तो फोटोथेरेपी स्टार्ट करनी है। 72 आवर्स अगर एज है बच्चे की, उसमें अगर लेवल आ रहा है मोर देन 15 mg/dl, उस केस में यहाँ पे जो है फोटोथेरेपी स्टार्ट करनी है। और 96 आवर और अब वो आपको देखने को मिले, या फिर 96 आवर या फिर उससे भी अब वो आपको लेवल देखने को मिले, तो यहाँ पे फोटोथेरेपी का लेवल जो है वो आपको कब स्टार्ट करना है,
टोटल सिरुबिन का लेवल जो है 18 mg/dl हो, तो उस केस में आपको जो है फोटोथेरेपी स्टार्ट करनी है। तो ये कितने हो गए, 4th डे हो गए। यहाँ पे 4th डे पे कितना है, 1400 mg/dl है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 18 mg/dl होगा तो फोटोथेरेपी स्टार्ट करेंगे। इतना तो है नहीं, 14 mg है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल न्यूबॉर्न केयर हम उसको जो है प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन हमने एमसीक्यू कर लिया, सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए प्रीटम विथ 1.4 kg इज गिवन हाई फ्लो ऑक्सीजन। एक प्रीटम बच्चा है, 1.4 kg का हाई फ्लो ऑक्सीजन उसके अंदर जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप इन चाइल्ड। तो इस बच्चे के अंदर कौन सी कंडीशन जो है डेवलप हो सकती है, रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया, या फिर ग्लूकोमा। क्या आंसर अपना करेक्ट रहेगा? तो देखिए यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, रेटाइनोपैथी। तो इसके अंदर जो है प्रीमेच्योरिटी की वजह से जो है और हाइपर ऑक्सीजनेशन की वजह से, ठीक है, हाइपर ऑक्सिया की वजह से क्या कंडीशन डेवलप हो सकती है, रेटाइनोपैथी। ओके, तो रेटाइनोपैथी की दो यहाँ पे कॉमन जो हम कह सकते हैं रिस्क फैक्टर होते हैं। एक तो प्रीमेच्योरिटी, प्रीमेच्योर बच्चा अगर डेवलप हो रहा है 32 से 37 वीक के जो है अराउंडिंग, जो बच्चा डेवलप यहाँ पे जो बर्थ हो रहा है उसमें जो है प्रीमेच्योरिटी आपको देखने को मिलती है 32 वीक के पहले। तो लंग्स मेच्योरिटी भी आपको यहाँ पे इनफ अमाउंट पे नहीं देखने को मिलती है, तो वो सब चीज़ें अलग है। बट यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपके रेटिनोपैथी से रिलेटेड पूछा गया है, तो प्रीमेच्योरिटी उसका एक मेजर रीजन है। दूसरा, वेरी लो बर्थ वेट। ठीक है, वेरी लो बर्थ वेट की वजह से भी जो है ये कंडीशन रिस्क फैक्टर के अंदर आ जाती है, रेटिनोपैथी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया, इसकी ये जो है कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है, तो देखो, एक्सट्रीम वेरी लो बर्थ वेट। ठीक है, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट के अंदर ELWL लेस देन 1000 ग्राम का बच्चा हो तो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, प्रीमेच्योरिटी लेस देन 28 वीक्स के बच्चों में जो है ये ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए 5-year-old boy present with complaints of prolonged fever for 7 days with palpable नेक नोट्स। वहाँ पे जो है लिम्फ नोड भी क्या हो रहे हैं, पाल्पेबल है, प्रोलॉन्ग फीवर है 7 डेज से। ही ऑल्सो हैज बायलेटरल वाटरी आई डिस्चार्ज, उसकी जो है दोनों ही आइज के अंदर यहाँ पे क्या है, वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है। फीलिंग ऑफ स्किन अवर पाम आर सीन फॉर द पास्ट 1 डे, उसमें जो है पास्ट 1 डे से जो है यहाँ पे पाम की जो स्किन है वो भी यहाँ पे जो है पील आउट होने को देखने को मिल रही है। मैक्यूलर रेसेस अवर द ट्रंक, ठीक है, साथ में ही वहाँ पे जो है मैक्यूलर रेसेस भी आपको देखने को मिल रहे हैं ट्रंक के ऊपर। व्हाट इज द डायग्नोसिस, अब इस कंडीशन में इसका डायग्नोसिस क्या होगा, डेंगू फीवर, रूबेला, स्कारलेट फीवर, या फिर कावासाकी डिजीज। तो क्या आंसर रह सकता है अपना? तो देखिए ये जो कंडीशन है, राइट आंसर अपना जो यहाँ पे रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, कावासाकी डिजीज अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो कावासाकी डिजीज के अंदर एक तो क्या होता है, देखो, एक तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्या, हाई ग्रेड फीवर, पेशेंट में हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है, वो भी लास्ट मोर देन 5 डेज। तो यहाँ पे तो कितना हो गया, 7 डेज हो गया। तो मतलब हम यहाँ पे क्वेश्चन से ही हम इसके साइंस सिम्टम्स दिखा रहा हूँ मैं आपको, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से, और उसके जो है साइंस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है।
तो हाई ग्रेड फीवर तो आता है, बट ये जो हाई ग्रेड फीवर है ये क्या होता है, रेसिस्टेंट होता है। किसके रेसिस्टेंट होगा, तो एंटीपायरेटिक के। तो एंटीपायरेटिक के रेसिस्टेंट होने वाला हाई ग्रेड फीवर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, कंजक्टाइवल इन्फेक्शन। यहाँ पे क्या बताया गया है, बायलेटरल वाटरी डिस्चार्ज। तो कंजक्टाइवल इन्फेक्शन होगा तभी ऐसा देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, क्रैक लिप देखने को मिल सकता है। क्लासिकल फीचर इसका क्या है, स्ट्रॉबेरी टंग। वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी। वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मैक्युलर रैशेज आपको देखने को मिल सकते हैं स्किन के ऊपर, और पाम एरिया से क्या हो सकती है, स्किन पील आउट हो सकती है। तो ये सारे के सारे जो कंडीशंस हैं ये डेवलप होती है किसमें, कावासाकी डिजीज में। तो कावासाकी डिजीज को हम सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, तो ये एक प्रकार का क्या है, वेस्कुलाइटिस की कंडीशन इसके अंदर बॉडी में हो सकती है, और ये बच्चों के अंदर ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ कि आज को आपका जो वीडियो लेक्चर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने सीखी है, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने यहाँ पे लर्न किए हैं, कुछ न्यू थिंग्स हमने सीखी है। तो कुछ चीज़ें जो है मेरे साथ साथ में आपने भी नोट डाउन की होगी, ये मैं आप लोगों से उम्मीद रख रहा हूँ। क्योंकि नोट डाउन नहीं करोगे, अपने खुद से हाथ से कुछ लिखोगे नहीं, तब तक आपको ब्रेन के अंदर भी प्रॉपर तरीके से स्टिमुलस नहीं मिलेगा और अच्छे से कैच नहीं हो पाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो नोट बुक लेके बैठना है मेरे एमसीक्यूज के लिए, ठीक है, ताकि एक तो लास्ट मिनट रिवीजन के अंदर हेल्प मिले, प्लस जो हम लिख रहे हैं वो हमें क्या रहता है, याद रह जाता है लंबे टाइम तक। जब भी फिर आप इनसे रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यू सोल्व करते हो या फिर यहाँ पे कुछ न्यू एमसीक्यू मिलता है तो आप उसके अंदर लिख लिया कीजिए, ताकि आपको फर्दर ये बार बार ये एक वीडियो देखने का आपको नीड ना पड़े। एक वीडियो से आप जब मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप गेन कर सको, इसके लिए रिटर्न जरूरी है साथ साथ में। तो इसी के साथ आपको टेस्ट सीरीज़ के लिए वापस से मैं बताना चाहूँगा, टेस्ट सीरीज़ मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी हाईली सिलेक्टिव एमसीक्यूज़ के साथ में हमने टेस्ट सीरीज़ बनाई हुई है, तो जिसके लिए आप सभी को मैं टेस्ट सीरीज़ रिकमेंड करूँगा अपनी आरआरबी केजीएमयू के लिए, नोट सेट 8 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, डेली अपने पेरेंट्स से बात कीजिए ताकि आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलता रहे। आपको कहीं से, किसी भी यूट्यूब से, किसी भी अन्य प्रकार का मोटिवेशन की आपको नीड नहीं पड़ेगी अगर आप अपने पेरेंट्स के टच में हो तो, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।